हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का यूनिट समाप्त हो चुका था। उसके बाद जो ऑर्गेनिक में हम लोगों को अगला यूनिट अध्ययन करना है उसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, या तो सिंपली इसको अमीन्स कहते हैं, है ना। और यह जो यूनिट संख्या हुआ 13 है, अध्ययन करेंगे हम लोग। और प्रीवियस वीडियो में ही मैंने बता दिया है कि अब जो हम लोग अध्ययन करेंगे जो भी यूनिट्स, वह कटा हुआ सिलेबस के अनुसार अध्ययन करेंगे, है ना। कि जो जो टॉपिक्स को सिलेक्ट किया गया है उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे और डिलीटेड टॉपिक्स को हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे। अगर ज़रूरी हुआ तो डिलीटेड टॉपिक्स का भी हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। तो हम लोग अभी देखेंगे यूनिट नंबर 13 जिसका नाम है अमीन्स, या तो इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा टॉपिक्स जो है सो हम लोग को अध्ययन करना है। तो पहला जो टॉपिक है इसमें नोमेनक्लेचर, नामकरण, कि अमीन्स वाले कंपाउंड्स का नामकरण कैसे किया जाता है। तो नोमेनक्लेचर दो तरह से होता है, कॉमन नेम नोमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो कॉमन नेम में इन कंपाउंड्स को लिखा जाता है अल्काइल अमीन, अल्काइल अमीन। और अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला देखें, अमीन्स के कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला होता है RNH2, जिसका कॉमन नाम लिखा जाता है अल्काइल अमीन। R में जो भी कार्बन एटम रहेगा उसको अल्काइल लिखा जाएगा, और NH2 जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए अमीन लिखा जाता है। उसी तरह से आईयूपीएसी नाम में जो है R को अल्केन लिखा जाता है, और अल्केन में E को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और NH2 के लिए जोड़ देते हैं अमीन। तो दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाता है आपका अल्केनामीन। क्या बन जाता है? अल्केनामीन। उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल से अब हम लोग जो है सो इसका नामकरण देखेंगे। पहला है CH3CH2NH2। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? तो 2 कार्बन एटम्स हैं, और 2 कार्बन एटम को कॉमन नाम में अल्काइल ग्रुप में क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं, और NH2 फंक्शनल ग्रुप को अमीन कहते हैं, यानी इसका नाम हो जाएगा इथाइल अमीन। इस तरह से इसका अगर आईयूपीएसी नाम का बात करें तो इसमें भी 2 कार्बन एटम है। 2 कार्बन एटम को अल्केन में हम लोग क्या कहते हैं? जैसा कि यहाँ पर लिखा गया अल्केन -C प्लस अमीन। अल्केन में 2 कार्बन एटम को इथेन कहते हैं। क्या करना है? E को हटा देना है और अमीन को जोड़ देना है। क्या नाम हो जाएगा? इथेनामीन। कुछ इस तरह से। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर नाइट्रोजन जो यहाँ पर NH2 था, है ना, तो बार H को हटाकर जो है सो अल्काइल ग्रुप उसके जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है नाइट्रोजन एटम और H है, फंक्शनल ग्रुप NH2 था, NH2 में जो है सो 2 हाइड्रोजन है, और दोनों हाइड्रोजन के जगह पर अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, है ना। जब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग कि जब NH2 में 1 अल्काइल ग्रुप है तो हम लोग 1 डिग्री अमीन कहते हैं। अगर नाइट्रोजन में 2 अल्काइल ग्रुप रहेगा तो 2 डिग्री, और 3 अल्काइल ग्रुप रहेगा तो 3 डिग्री अमीन कहते हैं। तो इस नाइट्रोजन में जो है सो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अलग अलग अल्काइल ग्रुप और 3 अल्काइल ग्रुप मैक्सिमम जुड़ सकते हैं। तो यही है आपका सेकेंड एग्जाम्पल कि नाइट्रोजन H और इसमें 2 मिथाइल का ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो इसका नाम कैसे करेंगे? तो अल्काइल अमीन, अल्काइल अमीन कॉमन नाम है। 2 अल्काइल ग्रुप है, पहला भी मिथाइल है और दूसरा भी अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, और जब 2 अल्काइल ग्रुप सेम रहते तो हम लोग क्या लगाते हैं? डाई, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, और फंक्शनल ग्रुप के लिए अमीन, तो नाम हो जाएगा डाई मिथाइल अमीन। अब इसका आईयूपीएसी नाम कैसे करेंगे? तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक रूल पढ़े हुए थे कि लॉन्गेस्ट चेन चुनो और बाकी जो छूट जाते हैं उसको छोड़ दो एज ए ब्रांच की तरह। तो अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कैसे चुने? दोनों में से एक कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम रहे चाहे 2 कार्बन एटम रहे, लॉन्गेस्ट चेन किसी एक को चुन लेंगे। तो सपोज कि मैंने जो है सो इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुना, इस एक कार्बन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुना। इसको भी आप लोग चुन सकते हो क्योंकि एक ही कार्बन दोनों में है। तो अगर इसको मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लिया तो एक CH3 तो बच गया। क्या वह CH3 इस CH3 से जुड़ा हुआ है? नहीं, वह CH3 जो है सो इस CH3 से ना जुड़कर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका पोजीशन में हम लोग फंक्शनल ग्रुप N से इंडिकेट करते हैं, है ना। इसलिए लिखा गया N मिथाइल, और फिर इसका जो है सो आईयूपीएसी नाम लिखते हैं अल्केन प्लस अमीन, यानी अल्केनामीन। तो लॉन्गेस्ट चेन एक कार्बन का तो मिथेन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए अमीन, तो नाम हो गया N मिथाइल मिथेनामीन। उसी तरह से है कि अगर दोनों अल्काइल ग्रुप जो यहाँ पर सेम था अगर अलग अलग हो जाए
तो जब भी हम लोग अलग अलग अल्काइल ग्रुप होता है तो क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे। एक अल्काइल ग्रुप इथाइल है, एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, तो नाम के अनुसार पहले इथाइल आएगा और फिर क्या आएगा, मिथाइल आएगा। तो इसका नाम करेंगे कॉमन नाम में इथाइल मिथाइल अमीन, इस तरह से। उसके बाद आईयूपीएसी नाम कैसे करेंगे, तो आईयूपीएसी नाम में लॉन्गेस्ट चेन चुनो। लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ज़्यादा कार्बन हो, तो ज़्यादा कार्बन इसमें है तो 2 कार्बन एटम का जो है सो लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों ने चुन लिया। एक ब्रांच के रूप में छूट गया, कौन, CH3 छूट गया ब्रांच के रूप में। यह किससे जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो पोजीशन भी N देंगे, तो N मिथाइल 2 कार्बन के लिए इथेन और फंक्शनल ग्रुप के लिए अमीन, नाम हो गया N मिथाइल इथेनामीन। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल है कि अगर नाइट्रोजन में 3 सेम अल्काइल ग्रुप हो, कुछ इस तरह से, एक नाइट्रोजन में 3 अल्काइल ग्रुप हो और तीनों का तीनों सेम है, तो 2 सेम रहता है तो ड्राई लगाते हैं, 3 रहे तो ट्राई लगाएंगे, 4 रहे तो टेट्रा लगाते हैं अल्काइल ग्रुप में, तो कॉमन नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल अमीन हो जाएगा। उसी तरह से आईयूपीएसी नाम में क्या करेंगे, 3 अल्काइल ग्रुप रहे या 2 अल्काइल ग्रुप रहे, लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे तो सिर्फ एक ही कार्बन का प्राप्त होगा, क्यों, क्योंकि तीनों अल्काइल ग्रुप में एक ही कार्बन एटम है। और बाकी जो अल्काइल ग्रुप है वह जो है सो क्या छूट जाएंगे, तो एज ए ब्रांच की तरह जो है सो बाकी दोनों अल्काइल ग्रुप छूट जाएगा इस तरह से। चूंकि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है और दोनों का पोजीशन N है, तो और हम लोग यह भी पढ़ चुके हैं रूल में, आईयूपीएसी रूल में, कि जितना भी ब्रांच हो, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, सबका पोजीशन देना है ना। इसलिए 2 बार N देंगे, N दोनों मिथाइल के लिए, चूंकि दोनों सेम है तो डाई लगाएंगे, N डाई मिथाइल, और एक कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन के लिए मिथेन और फंक्शनल ग्रुप के लिए अमीन, नाम हो गया N डाई मिथाइल मिथेनामीन, है ना। उसी तरह से अगला जो है आपका, इसमें देखो 3 अल्काइल ग्रुप है और 3 में से देखोगे तो इसमें 2 अल्काइल ग्रुप सेम है जबकि एक जो है सो अलग है, एक जो है सो अलग है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो जो अल्काइल ग्रुप सेम रहे उसका तो 2 अगर सेम रहे तो डाई लगाएंगे, 3 रहे तो ट्राई, अगर एक डिफरेंट है तो फिर अल्फाबेटिकल में नेमिंग करेंगे, है ना। तो देखते हैं नोमेनक्लेचर, 2 मिथाइल ग्रुप है सेम होगा तो 2 इथाइल ग्रुप है दोनों सेम है तो डाई इथाइल हो जाएगा, और एक है आपका CH3 मिथाइल। अब अल्फाबेटिकल में इसको अरेंज कर दो तो डाई इथाइल मिथाइल अमीन इसका नामकरण हो जाएगा, किसमें, कॉमन नाम में। और अगर यही बात करें आईयूपीएसी नाम में, तो आईयूपीएसी नाम का क्या रूल है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनो। तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग चुन सकते हैं, 2 कार्बन एटम का 2 ब्रांच है तो किन्हीं एक को जो है लॉन्गेस्ट चेन चुन सकते हैं, इसे जैसा कि मैंने यहाँ पर घेर दिया। बाकी जो छूटेगा वह किस रूप में छूटेगा, तो एज ए ब्रांच के रूप में जो है सो बाकी दोनों क्या हो जाएगा, छूट जाएगा इस तरह से। अब ब्रांच में जो है सो 2 ब्रांच, एक इथाइल है और एक मिथाइल है, दोनों जो है सो अलग अलग ब्रांच है। और तो जब अलग अलग ब्रांच रहे तो अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हैं पोजीशन के अनुसार। दोनों का पोजीशन क्या है, N है, तो क्या नाम होगा, N इथाइल N मिथाइल इथेनामीन। इथेनामीन क्यों, लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन एटम का है इसीलिए। उसी तरह से और एक इसमें लिया गया है कंपाउंड, इस तरह से है, इस तरह से कंपाउंड है, देखोगे तो इसे NH2 फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है। अब उस अल्काइल ग्रुप में ब्रांच है वो अलग बात है ना। तो हम लोग जो है सो कॉमन नाम इसका ना होगा लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम होगा, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के क्या रूल है, लॉन्गेस्ट चेन चुनो। तो लॉन्गेस्ट चेन पहले हम लोग चुन लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर हम लोग चुनेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 4 कार्बन एटम का एक लॉन्गेस्ट चेन चुनाएगा, जिसमें से एक आपका जो CH3 एज ए ब्रांच के रूप में छूट जा रहा है ना, इस तरह से, और एक है आपका NH2 जो कि फंक्शनल ग्रुप है। अब आईयूपीएसी नाम में हम लोग लॉन्गेस्ट चेन चुन लिए, ब्रांच छूट गया CH3 और NH2 फंक्शनल ग्रुप। अब इसका नंबरिंग करो, तो हम लोग यह भी पढ़ चुके हैं आईयूपीएसी रूल में कि नंबरिंग उस साइड से करते हैं लॉन्गेस्ट चेन में जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए। तो फंक्शनल ग्रुप जो है सो लेफ्ट टू राइट जाने पर सेकेंड में आता है तो नजदीक आता है, इसलिए हम लोग जो है सो लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे तो यह 1 हो जाएगा, या 2, और यह ब्रांच का कार्बन 3, और यह मेरा चौथा कार्बन एटम है ना। यह जो मेरा कार्बन है यह तीसरा हो जाएगा, यानी तीसरा कार्बन में मिथाइल उपस्थित है और 2 में अमीन का ग्रुप उपस्थित है। तो नामकरण कैसे होगा, तो पहले ब्रांच का नेमिंग फिर उसका आईयूपीएसी नेमिंग। ब्रांच में क्या है और 3 में है तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, और टोटल लॉन्गेस्ट चेन 4 का है इसलिए ब्यूटेन। उसके बाद अमीन का पोजीशन क्या है 2, इसलिए ब्यूटेन 2 अमीन। इस तरह से नामकरण हो जाएगा। उसी तरह से अगर बेंजीन का ग्रुप जुड़ा रहे तो कैसे नामकरण होगा, तो चूंकि बेंजीन में NH2 जुड़ा है जिसको एनिलीन के नाम से जाना जाता है ना, इस तरह से। उसी तरह से
अगर बेंजीन में CH2 जुड़ा रहता है तो हम लोगों पढ़ चुके हैं कि बेंजीन में अगर CH2 जुड़ा रहता है तो उसको जो है सो बेंजाइल कहते हैं, इसलिए इसका कॉमन नाम में डायरेक्टली हो जाएगा बेंजाइल अमीन। जबकि IUPAC अगर नाम करें तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन एटम से जुड़ा रहे, भले ही वह एक कार्बन एटम का हो, लेकिन उसी को लॉन्गेस्ट चेन मानते हैं, ना कि दूसरे को। जैसा कि यहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप सिर्फ CH2 से जुड़ा है और CH2 में एक ही कार्बन है, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन इसी को मानेंगे, ना कि बेंजीन को, है ना। यह ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब यह जो मेरा बेंजीन का ग्रुप है जब ब्रांच के रूप में छूट जाएगा तो ब्रांच के रूप में बेंजीन का क्या नाम लिखते हैं, तो फेनाइल लिखते हैं। तो नाम हो जाएगा 1-फिनाइल मिथेनामीन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन एक कार्बन का, तो 1-फिनाइल मिथेनामीन। तो यह था हम लोगों का नामकरण, किसका, अमीन्स के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोगों को देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, कि अमीन्स का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स को 3 तरह से किया जाता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर और नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स के आधार पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स 3 तरह से किया गया। कौन कौन सा? पहला 1 डिग्री अमीन या तो प्राइमरी अमीन के नाम से जाना जाता है, दूसरा 2 डिग्री अमीन या सेकेंडरी अमीन के नाम से जाना जाता है, तीसरा 3 डिग्री अमीन या तो टर्सरी अमीन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसमें जो अगर देखोगे तो 1 डिग्री अमीन में क्या है कि NH2 ग्रुप में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। अगर नाइट्रोजन से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे और 2 हाइड्रोजन रहे तो इसको हम लोग 1 डिग्री अमीन कहते हैं। जबकि अगर नाइट्रोजन से 2 सेम अल्काइल ग्रुप या तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे और एक हाइड्रोजन जुड़ा रहे तो इसको 2 डिग्री अमीन या तो सेकेंडरी अमीन कहते हैं। उसी तरह से अगर जो है सो एक नाइट्रोजन में 3 सेम या तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे तो उसको 3 डिग्री या तो टर्सरी अमीन के नाम से जाना जाता है। यह था दूसरा टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स के अमीन्स का वर्गीकरण। इसके बाद जो हम लोग को तीसरा इसमें टॉपिक जो पढ़ना है वह है इसका निर्माण, कि कैसे जो है सो अमीन्स के कंपाउंड्स का निर्माण किया जाता है और उसका कौन कौन से वह तरीके हैं। तो देखते हैं पहला तरीका क्या है। बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से हम लोग जो है सो अमीन्स का कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो नाइट्रो कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला होता है RNO2। तो RNO2 नाइट्रो कंपाउंड्स है, उसको रिडक्शन करना है और अमीन्स के कंपाउंड्स को प्राप्त करना है। तो रिडक्शन क्या होता है? तो हाइड्रोजन के एडिशन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। अब हाइड्रोजन देगा कौन? तो कोई मॉलिक्यूल, कोई सबस्टांस देगा। तो वैसे एजेंट या तो वैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, है ना, जो हाइड्रोजन एटम किसी को देता है रिडक्शन करने के लिए तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स का हम लोगों को जरूरत होगा। तो वह कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए ताकि अमीन्स का कंपाउंड प्राप्त हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सब रिड्यूसिंग एजेंट को साथ में कि किन किन रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला रिड्यूसिंग एजेंट जो इसमें प्रयोग किया जाता है H2 के साथ निकेल का या तो प्लेटिनम का या तो H2 के साथ पैलेडियम का, है ना। तीनों में से एक कैटलिस्ट का प्रयोग करना, या तो निकेल या तो प्लेटिनम या तो पैलेडियम, है ना। उसके बाद दूसरा है टीन प्लस HCl, टीन प्लस क्या है? HCl, है ना। तीसरा है आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह से चौथा है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पांचवा जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर वाले सॉल्वेंट के उपस्थिति में। तो यह 5 रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करके अमीन्स बनाने में। कैसे रिड्यूस होता है तो एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है CH3 CH2 NO2। इसमें रिड्यूसिंग होने का मतलब क्या, रिडक्शन होने का मतलब क्या? तो हम लोग 2 डिफिनेशन पढ़ते हैं रिडक्शन का, एक तो ऑक्सीजन का निकलना और दूसरा हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखोगे तो नाइट्रो कंपाउंड में ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन बाहर निकल जाए और उसी की जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और अगर N में 2 हाइड्रोजन जुड़ जाए तो अमीन बन जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। तो ऑक्सीजन को कैसे बाहर निकालेंगे? तो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं तो देख लेते हैं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? CH3 CH2 NO2 प्लस H2 निकेल का प्रयोग किया, फर्स्ट कैटलिस्ट का प्रयोग किए और रिएजेंट का H2 के साथ निकेल का, है ना। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन है, बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन वाटर के रूप में बाहर निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है? वाटर बनाता है। तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 बार वाटर बनाएगा, 2 बार वाटर बनाएगा यानी 2H2O बनाएगा। 2H2O में कितना हाइड्रोजन खपत हुआ? 4, और ऑक्सीजन निकला तो H2 जुड़ेगा भी। तो
तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और 4 ठो यहाँ, टोटल 6 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसलिए 3H2 लिया गया है। क्या बन जाएगा कंपाउंड, तो CH3 CH2 NH2 और 2 बार ऑक्सीजन है तो 2 बार वाटर बन के बाहर निकल गया। उसी तरह से अगर नाइट्रोबेंजीन, इस कंपाउंड क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन पर NO2 का ग्रुप, सेम रिएक्शन यहाँ पर भी होगा। कैटलिस्ट इनमें से कोई किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। इसमें प्रयोग किया गया आपका SN प्लस HCl का, टीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो टीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया गया है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन का जरूरत होगा, है ना। अब बोलेगा सर यह 6 हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो जब टीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया करते हैं तो आपका टीन का क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है, तो वही हाइड्रोजन यहाँ पर प्रयोग होता है। 6 बार हाइड्रोजन प्रयोग होगा तो क्या होगा, 6 हाइड्रोजन कैसे कैसे प्रयोग होगा, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ H2O बना लेगा इस तरह से, और जो 2 ऑक्सीजन बाहर निकलेगा 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, बन जाएगा बेंजीन पर NH2 जिसको एनिलीन के नाम से जाना जाता है। और एक बात इसमें ध्यान रखना है कि नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन करने के लिए हम लोग इस कैटलिस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर की उपस्थिति वाले कैटलिस्ट और रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने में नहीं करते हैं, क्योंकि अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग करते हैं तो वह एनिलीन ना बनाकर, अमीन वाले कंपाउंड ना बनाकर कोई दूसरा कंपाउंड का निर्माण करता है। तो इसको ध्यान में रखोगे। उसके बाद जो अगला मेथड हम लोगों को पढ़ना है वह है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स में जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह होता है CN, साइनो ग्रुप जिसको बोलते हैं, और आइसोनाइट्राइल्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह होता है आपका NC, जस्ट इस तरह से, जस्ट अपोजिट है ना। एक बार N से जुड़ा रहेगा तो हम लोग कहेंगे आइसोनाइट्राइल, एक बार C से जुड़ा रहेगा तो कहलाएगा नाइट्राइल। तो बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल्स हम लोग बना सकते हैं क्या, तो अमीन्स का कंपाउंड। चूंकि रिडक्शन है तो इसमें भी हाइड्रोजन के एडिशन होगा, तो हाइड्रोजन के एडिशन होगा तो हाइड्रोजन एडिशन करने वाला चाहिए, तो हाइड्रोजन एडिशन करने वाला या हाइड्रोजन देने वाला एजेंट को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो वह कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका प्रयोग किया जाता है इसमें, तो यहाँ पर लिखा हुआ पहला H2 के साथ या तो निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम का प्रयोग कर सकते हैं, या तो दूसरा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर की उपस्थिति में, और तीसरा है सोडियम के साथ इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। किसके रिडक्शन करने के लिए, तो नाइट्राइल्स के या तो आइसोनाइट्राइल्स के कंपाउंड को। किस तरह से रिडक्शन होता है, तो किस तरह से होता है हम लोग देखेंगे, तो एक एक करके देखते हैं। एक बार नाइट्राइल्स का एग्जाम्पल लेते हैं और एक बार आइसोनाइट्राइल्स का एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से जो है सो निर्माण होता है और रिडक्शन होता है। लेते हैं एक फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3CN, यह हो गया मेरा नाइट्राइल्स का फॉर्मूला, है ना। उसी तरह से एक आइसोनाइट्राइल का लेते हैं CH3NC, कुछ इस तरह से। अब इसमें सपोज कि मैं इसमें प्रयोग कर रहा हूँ H2 के साथ निकेल का, H2 के साथ किसका प्रयोग कर रहा हूँ, निकेल का। निकेल के जगह पर प्लेटिनम भी ले सकते हो और पैलेडियम भी ले सकते हो। अब हमको क्या बनाना है, NH2 ग्रुप बनाना है। तो क्या NH2 बनेगा हाइड्रोजन के एडिशन से, बनेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन में H2 जोड़ेंगे तो कार्बन में भी जोड़ना पड़ेगा, तो अगर कार्बन में जोड़ते हैं तो 2 कार्बन में जोड़ना पड़ेगा हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन में। क्या बन जाएगा, बनेगा आपका CH3, उसके बाद कार्बन में 2 हाइड्रोजन जोड़ो, फिर नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन जोड़ो, तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। CH3 फिर CH2 और उसके साथ NH2, इस तरह से बन जाएगा। कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा, सिंपली रिडक्शन हो जाएगा। उसी तरह से है आइसोनाइट्राइल का CH3NC, इसमें हम लोग लेते हैं दूसरा कैटलिस्ट, ले सकते हैं इसमें सोडियम के साथ इथेनॉल लेते हैं, है ना। सोडियम के साथ इथेनॉल, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका क्या, तो हाइड्रोजन इसमें लिख दे रहे हैं। सोडियम और सोडियम के साथ इथेनॉल वाला रिड्यूसिंग एजेंट का इसमें हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है किसी का प्रयोग किया जाए, निकेल के साथ H2 का भी इसमें प्रयोग कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि तीनों रिड्यूसिंग एजेंट में किसका प्रयोग करते हो। यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा और कार्बन में भी जुड़ेगा, तो बन जाएगा आपका CH3। नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा कि 1 हाइड्रोजन, तो देखने से पता चल ही रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी, इसलिए 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, और बाद में जो C है इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा और बन जाएगा इस तरह से। अब चूंकि एक नाइट्रोजन में 2 अल्काइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन है, इसलिए इसको 2 डिग्री अमीन कहते हैं, यानी आइसोनाइट्राइल से 2 डिग्री अमीन प्राप्त होगा, जबकि नाइट्राइल से 1 डिग्री अमीन प्राप्त होगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से इंटू कर सकते हैं, क्योंकि 4 हाइड्रोजन का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर जो है सो 4 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन को लिखा गया है। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड मेथड से अमीन्स का निर्माण कर सकते हैं।
और उसके बाद जो थर्ड रिएक्शन और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन के लिए, है ना, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो वह है आपका हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें किस तरह से अमीन्स का निर्माण होता है तो देखते हैं। सबसे पहले इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग एसिड अमाइड का प्रयोग करते हैं। किस कंपाउंड का प्रयोग करते हैं? एसिड अमाइड का। और एसिड अमाइड से जो अमीन का निर्माण होता है उसमें एक कार्बन कम होता है, यानी कि अगर एक कार्बन कम वाला अमीन चाहिए तो इस मेथड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, यह मेरा अमाइड का जनरल फॉर्मूला है RC+NH2। इसमें क्या करते हैं, Br2 और KOH एक्वस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। फिर से इसमें क्या करते हैं, अमाइड प्लस Br2 का एडिशन करते हैं और फिर इसमें ऐड करते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड का या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर 4 से इंटू किया गया। इसको हीट करेंगे तो क्या होता है, यह CO जो ग्रुप है वह बाहर निकल जाता है। मैंने कहा था एक कार्बन एटम लेस प्रोड्यूस होता है अमीन वाला कंपाउंड्स में, तो यह कार्बन एटम क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो सिर्फ क्या बचेगा, RNH2 बचेगा, सिर्फ RNH2, एक कार्बन कम हो गया, अमीन बन गया। अब यह जो CO कहाँ गया, तो यह CO जो है सो कार्बोनेट बनाने में काम आता है पोटासियम के साथ, और बना लेता है आपका K2CO3 पोटासियम कार्बोनेट, है ना। और यहाँ पर ब्रोमीन और पोटासियम बन के बना लेता है पोटासियम ब्रोमाइड 2 बार, और जितना भी हाइड्रोजन यहाँ पर बचा, 4 हाइड्रोजन बचा तो 2H2O बना लेता है। इस तरह से, यानी कि हॉफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन से अमाइड से प्राप्त कर सकते हैं 1 डिग्री अमीन, जिसमें एक कार्बन एटम कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, R के जगह पर CH3 C+NH2, इसको बोलते हैं एसिटामाइड। इसको जब अभिक्रिया करवाते हैं Br2 + 4 KOH से, तो उसी तरह से रिएक्शन होगा। CO बाहर निकल जाएगा, CH3NH2 बचेगा, मिथाइल अमीन बन गया। क्या क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 पोटासियम, यहाँ से 2 ब्रोमीन, 2 KBr, यहाँ से 2 पोटासियम CO और यहाँ से ऑक्सीजन K2CO3 बन गया। उसके साथ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी तो था, तो बन गया आपका 2H2O। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं अमीन्स के कंपाउंड्स का, है ना। उसके बाद प्रिपरेशन के बाद हम लोगों को पढ़ना है इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो देखते हैं हम लोग इसका भौतिक गुण क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला है भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। क्या है भौतिक अवस्था, देखते हैं। मिथाइलअमीन, इथाइलअमीन और डाइमिथाइलअमीन्स का जो कंपाउंड्स होता है वह कलरलेस और गैसियस फॉर्म में होता है, और जिसका जो स्मेल होता है अमोनिया के जैसा स्मेल होता है। अब अमोनिया का स्मेल कैसा होता है, तो मरा हुआ मछली के जैसा जो है सो अमोनिया का स्मेल होता है। उसके बाद है अमीन्स अप टू 3 कार्बन एटम। जो अमीन्स के कंपाउंड है वह 3 कार्बन एटम तक, यानी प्रोपानामीन तक जो है सो लिक्विड होता है और फ्रेश स्मेल होता है, सुहाना स्मेल होता है उसका। लेकिन हायर मेंबर्स जो होते हैं वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और जो एरोमेटिक अमीन्स यानी बेंजीन पर अगर NH2 जुड़ा वाला कंपाउंड से, तो वह जो है सो जहरीले होते हैं, टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। उसके बाद दूसरा है सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। क्या यह पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, तो यह जो है सो पानी में घुलनशील होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, पानी के साथ जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो पानी में घुलनशील होता है, जो कि अमीन्स वाले कंपाउंड घुलनशील होते हैं। लेकिन लोअर मेंबर्स, हायर मेंबर्स फिर कंपाउंड जो है सो पानी में अघुलनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ने से वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में असमर्थ हो जाता है। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। तो यह जो बॉइलिंग पॉइंट है डिक्रीजेज विथ ब्रांचिंग। अगर मेरे पास एक नॉर्मल चेन वाला, एक स्ट्रेट चेन वाला अमीन्स का कंपाउंड था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर उसमें ब्रांचिंग कार्बन का बढ़ने लगे तो उसका जो है सो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच का स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से सरफेस एरिया मॉलिक्यूल कम घेरने लगेगा, है ना। इसीलिए जो है सो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। और यह भी बोल सकते हैं कि वन वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है ना। तो वही लिखा गया एग्जाम्पल में, एक स्ट्रेट चेन वाला मेरे पास अमीन का कंपाउंड था जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसके तुलना में, तो ब्रांचिंग वाले अमीन्स के कंपाउंड्स का। समझ गए? तो यह था हम लोगों का यूनिट 13, जिसका नाम है अमीन्स या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन 18 मोलर चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने आज देखा नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन कितने भागों में कर सकते हैं। तीसरा हम लोगों ने देखा उसका निर्माण कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट मेथड है हॉफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसका भौतिक गुण। फिर हम लोग जो है सो अगले वीडियो में देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना।